आगे क्लास में आएंगे। Much of the stress level is class 9 comes from not being able to handle the immense workload that students are bombarded with. जैसे आता ना, जैसे क्लास 9 में है, इतनी सारी साइंस आ गई, इतने सारे वर्क आ गए, है ना, करते हैं हम लोग। क्लास 8 में सिलेबस नहीं था, तो सिलेबस इज बम्बार्डेड से कहते हैं ना, जैसे रूम में घुसे धड़ 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 गोली चलने लगी, अपने आप को बचाना मुश्किल है। कहाँ से बचें? वो फिजिक्स में भी होमवर्क मिल गया, केमिस्ट्री में भी होमवर्क मिल गया, है ना, बायो में भी होमवर्क मिल गया, कितना संभालें? तो खुद को संभाल नहीं पाते और बस गोली खाई और चित हो गए, ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना होता है। मेक सर्टेन स्ट्रेटजीज अबाउट दैट, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्यूशन भी तो है इसका। दो बातें याद रखो जीवन में, धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और दूसरी बात, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो परेशानी किस बात की? बात समझ आ रही है? धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं हो, और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। तो हमेशा फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वही चीज हमें अच्छे रूप में दिखाई पड़ती है। अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स बड़ी होकर दिखाई पड़ेंगी। अगर हम सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे तो वही सॉल्यूशंस हमें बड़े होकर दिखाई पड़ेंगे। सोशल साइंस की बात कर लें, वही क्लास 8 में, हालांकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कुछ ज़्यादा थे, हार्डली आई थिंक 25 चैप्टर से आसपास है क्लास 8 में। बट जब क्लास 9 में आते हैं तो फिर हमें बताया जाता है सोशल साइंस, ये एक बुक रोको हिस्ट्री की, अच्छा दूसरी बुक रोको ज्योग्राफी की, हो गया? नहीं, रुको अभी तीसरी बुक रोको इकोनॉमिक्स की, अरे बहुत हो गई भाई, नहीं अभी चौथी भी है पॉलिटिकल साइंस की, है ना। ऐसा अपना डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, पार्ट है नहीं है? है। तो बुक का पार्ट है, इसलिए उसका प्रोजेक्ट का पार्ट बना दिया, प्रोजेक्ट का पार्ट बना दिया, गुड, ठीक है, उसको पढ़ो। तो बच्चे अपना सिलेबस पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं, उन सब बच्चों को मेरी उचित सलाह है, डिजास्टर मैनेजमेंट की किताब डाउनलोड कर लो, बुक से भी बताएंगे, भी बात करेंगे, और उसको जरूर पढ़ो। दैट इज अ रियल लाइफ स्टोरी। जैसे हमारे बच्चों को भी पता नहीं है, अभी हम लोग उस लेवल की बात नहीं कर पाए स्कूल में, स्कूल इज डेवलपिंग स्कूल, कि अभी अगर भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्डिंग में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अभी इन विषयों पे बात नहीं हुई। आपके सर बहुत बातें करते हैं बच्चों से इन सारे टॉपिक्स पे। ये रियल लाइफ सॉल्यूशंस हैं। ये 2 × 2 4 तो हम पढ़ ही लेंगे, इसका तो कोई विषय है नहीं, ये तो कोई ना कोई जीवन पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो ये दूसरी बातें हैं, इनका जीवन में जानना ज़्यादा जरूरी है। तो जब सिलेबस इतना मिलता है सोशल की तरफ से, लो भाई 4 किताबें हैं और एक 5वीं भी है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे नहीं क्लास में, उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का, इज इट? एट दैट टाइम यू कम टू नो इतना पढ़ना पड़ेगा, लगता नहीं मन में, इतना पढ़ना पड़ेगा। इसे तो हम क्लास 8 में अच्छे थे, है ना, इसे हम क्लास 8 में अच्छे थे, आए क्यों क्लास 9 में? तो क्लास 9 में थे, क्लास 8 में थे तो 14 साल के थे, और क्लास 9 में 15 साल के हो गए, कुछ बड़े हो गए ना, सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। सिलेबस कम्स with your age, IQ comes with your age, experience comes with your age. As you increase your number, वो नंबर कंटेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है? मतलब बीएससी वाले का क्वेश्चन क्लास 11 में नहीं पूछा जाता, और क्लास 12 का क्वेश्चन क्लास 10 में नहीं पूछा जाता, क्लास 10 का क्वेश्चन क्लास 8 में नहीं पूछा जाएगा। As per your class, syllabus is designed in such a way. The students in 9th grade may experience an increase in the amount of homework, assignments and projects they receive compared to class 8. उनको लगता है होमवर्क बहुत मिलता है, बच्चों को लगता है ना, क्लास 9 में आ गए, टीचर्स होमवर्क बहुत देते हैं। टीचर्स होमवर्क इसलिए बहुत देते हैं कि कंटेंट बहुत बढ़ गया। पहले सोशल एक टीचर पढ़ाता था, अब बहुत सारे स्कूलों में बुक वाइज सिलेबस लगाते हैं, हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं। हिस्ट्री का टीचर पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा है, फिर हिस्ट्री में भी होमवर्क मिल रहा है और ज्योग्राफी में भी होमवर्क मिल रहा है, इकोनॉमिक्स में मिल रहा है, पॉलिटिकल साइंस में मिल रहा है। तो एक ही सब्जेक्ट में 4 जगह होमवर्क मिल सकता है एक ही दिन में, है ना ऐसा? तो परेशान नहीं होना होता उसके लिए। 9th बुक्स को अगर आप रेट करेंगे, अभी कुछ बात करेंगे हम लोग, बताएंगे आपको। तो 9th बुक्स आर डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट जस्ट दे आर शो पार्ट इन क्लास 10,
जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर रहा हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस याद है, हालांकि भूलने लगा हूँ, बहुत साल से क्लास में नहीं हूँ। आप क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर देखो, क्या नाम चैप्टर का है? नंबर सिस्टम। और क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। गुड। क्लास 9 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। क्लास 10 का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ आप यहाँ पढ़ते हैं क्लास 9 में, उससे कंटिन्यूड पोर्शन है क्लास 10 में। ऑल द सर्किल प्रॉपर्टीज यू रीड इन क्लास 9। सर्किल का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, है ना? उसको टफ चैप्टर मानते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, शायद काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं उसमें, है ना? थ्योरम्स भी हैं इसमें। और क्लास 10 में एक चैप्टर है टेंजेंट टू द सर्किल, लेकिन वो टेंजेंट टू द सर्किल आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपने क्लास 9 में सर्किल की प्रॉपर्टीज ठीक से नहीं पढ़ी। इतना रिलेट करते हैं चैप्टर्स। मेंसुरेशन की बात करें तो वहाँ पे आपकी 3 डायमेंशनल फिगर हैं, क्यूब, क्यूबाइड, है ना, सर्किल, सॉरी स्फीयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, 6 फिगर्स आर देयर। वो 6 फिगर कंटिन्यूड है। आपके यहाँ उनका अलग अलग सोल्यूशन है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्लास 10 में आप जाओगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर मींस जैसे एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, ऐसे ट्राई बना हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, लाइक दैट। The meaning is that class 9th and 10th books are designed together. वो एक complete पैकेज है, उसमें से क्लास 9th अलग नहीं हटा सकते, क्लास 10th अलग नहीं हटा सकते। क्लास 9, 10 सिलेबस के हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है, उसको पूरा पढ़ना है। इसको क्यों पूरा पढ़ना है? जब इसके बाद आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ शुरू होगी, वहां पर क्लास 9, 10, 11, 12 अलग अलग डिजाइन। कॉम्पिटिटिव लाइफ में एक ही क्वेश्चन डिजाइन होता है, ठीक है? अभी थोड़ा उसकी बात करेंगे, कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, क्लास में क्या पूछते हैं, कंपटीशन में क्या पूछते हैं, ये बात करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक ऑफ सिलेबस एंड गेट टेंस्ड। बहुत सारे बच्चे सिलेबस के बारे में सोचते हैं और टेंस हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। यू आर हैविंग 5 मेन सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद 1 IT, 6 सब्जेक्ट्स। अगर आप कंटेंट की बात करो, मैं 10th का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल कर रहा हूँ अपनी बात में। आपके वहाँ तो डिवीजन हो गया, PA1 अलग सिलेबस है, FFA अलग सिलेबस है, PA2 अलग है, एनुअल अलग है ना? बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, अगले साल बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। बोर्ड में जब लास्ट पेपर आएगा, फाइनल वाला बोर्ड वाला पेपर, उसमें सारा सिलेबस पूछा जाएगा। प्री बोर्ड में भी तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ सिलेबस होगा पढ़ाने के लिए कि PA1 में PA1 वाला पढ़ाया जाए, हाफ ईयरली पढ़ाया जाए, लेकिन लास्ट में जो बोर्ड एग्जाम लेगा आपका, वो पूरे सिलेबस से एग्जाम लेगा। तो हमेशा इसको पढ़ने की आदत डालो, ज़्यादा पढ़ें, पूरा पढ़ें और एक साथ पढ़ें, क्योंकि आगे काम आने वाला है। तो उससे टेंस नहीं होना होता है। व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजीज बिहाइंड इट? और 15 चैप्टर्स हमारे पास हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं उनको ऑन पेपर, नंबर ऑफ चैप्टर्स, उससे आगे उसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस कि पहला चैप्टर है तो उसमें कितने एक्सरसाइज हैं, दूसरा चैप्टर है तो कितने एक्सरसाइज हैं, एंड अकॉर्डिंगली विद द कंटेंट इन द बुक वी कैन मेक द स्ट्रेटजीज इन हाउ मेनी डेज वी विल फिनिश इट। हम इसको कितने दिन में खत्म कर लेंगे? ये बातें मैं क्लास 10th को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर सारा कोर्स हम लोग यहाँ दिसंबर तक खत्म करा देते हैं, प्री बोर्ड करा देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है? 1 जनवरी से 15 फरवरी तक 45 दिन होते हैं, और 45 दिन में 15 चैप्टर से ज़्यादा किसी बुक में है नहीं। एक चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। आप घर पे हैं, कोई सिलेबस का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, सिलेबस खत्म हो चुका है, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करिए, आपका सारा काम 45 दिन के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। जितना सिलेबस है हमारा, इतने दिन है हमारे पास, पेपर पे लिखो, काम करो। आपको बड़ी अजीब बात कहूँ मैं, पेपर होता है, हम लोग अपने जीवन में मन गढ़ंत विचारों से परेशान रहते हैं। मनगढ़ंत विचार जैसे टीचर ने कह दिया कि कल पूरी कॉपी चेक करेंगे, काम कंप्लीट नहीं तुम्हारा, काम कंप्लीट नहीं होगा तो पीटेंगे। अब तुम यहाँ से जाने के बाद टेंस हो गया, तुम्हें चैन नहीं आ रहा है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, काम करना है, इतना सारा है, 10 पेज लिखने हैं, इतनी ड्राइंग बनानी है, विचार मन में चल रहे हैं, है ना? आप जैसे तैसे जितना भी कर पाए, पता लगा कंप्लीट नहीं हो पाया, आप डरते डरते क्लास में आ रहे हैं कि आज तो मेरी ट्राई करने वाली, सर डांटेंगे बहुत जोर से, स्कोर करेंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, जाने क्या क्या करेंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, है ना? मनगढ़ंत विचार चल रहा है।
अगले दिन सर आए, हाँ भाई कल क्या पढ़ा रहे थे, ये चलो शुरू करो। सर को याद भी नहीं है ना, ऐसा होता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जीवन में मन गढ़ंत विचारों से बचो। ये जो हमारा मन सोचता रहता ना, ये मन बहुत खराब है, ये कभी अच्छी बातें नहीं सोचता, खराब बातें ज़्यादा सोचता है ना। कभी मन में विचार नहीं आएगा, यार सर ने हमारे कहा था यू आर ए गुड स्टूडेंट, कल आके और कहेंगे प्यार से कि हाँ बेटा बहुत अच्छा है, ये मन में आता ही नहीं है। मन में हमेशा ये आता है कि आज गलती की, कल आके डांट पड़ेगी। ऐसा है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, तो बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स, इन योर बिहेवियर। अपने व्यवहार में, अपने विचारों में पॉजिटिव बने। मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, मैं बताना चाह रहा था, लिखना शुरू करो। When you are in the problem, write on a paper. जब आपको लगता है कि मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, आपको लगता है मेरा मैथ्स का भी रह गया, मेरा साइंस में भी चैप्टर बचा हुआ है ना, एग्जाम से पहले आते हैं ना मन में थॉट, तो उनको लिखना शुरू करो कि मुझे ये वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल इज अ प्रॉब्लम, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है 1.3, तो एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, लाइक दैट। बी स्पेसिफिक इन योर आइडियाज। और सरप्राइजिंगली मैं बता रहा हूं, यू विल बी अमेज्ड कि प्रॉब्लम तो थी नहीं, जितना हम सोच रहे थे 50% तो ऐसे गायब है। जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि 50% ही प्रॉब्लम थी, 50% तो हमने मन गढ़ंत सोचा हुआ था। फिर उस 50% पे काम करो। फिर जब काम करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ये वाला तो मुझे आता है। मैं जब पढ़ाता था तो बच्चों को बोलता था, जितना क्वेश्चन तुम्हें आता है एग्जाम में, टाइम बच्चे आते थे पूछने मेरे पास, मैं कह रहा था कि सर कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं मानते नहीं कुछ समझ नहीं आया, कुछ तो समझ आया होगा, इधर बना लो उसका, गिवन टू प्रूफ लिख लो, जितना आता है उतना लिख लो, गलत ही कर दो इस पर, मैं उसको सही कर दूंगा। उससे मुझे पता लग जाता है कि मेरे बच्चे कितना समझ पा रहे हैं और कितना मुझे उनको और समझाना है। तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप पाओगे कि नहीं, आप उतना वीक भी नहीं हो जितना अपने आप को आपने मान रखा है। आपने समझ लिया है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता है, और बिल्कुल अपने आप को निगेटिव समझ लिया है। ऐसा नहीं होता। जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, समथिंग शुड बी देयर। जैसे मैं आज इतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई डू एग्री कि मैंने 50 बातें बोली होंगी पूरे 1 घंटे में, वो 50 की 50 बातें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपको 5 बातें भी समझ नहीं आएंगी, है ना। तो 5 बातें समझ आएंगी ना, तो उन्हीं 5 बातों से जीवन बदलता है। कहीं ना कहीं कोई चीज हो जाती है, दिमाग में आ जाती है, करते हैं काम उसका। तो मन गढ़ंत विचारों से बचो, लिखो उसको, यू विल सी योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैव। और लर्निंग की बात करें अगर, तो व्हेनेवर यू कम टू द क्लास 9, रियल लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। असली पढ़ाई यही शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? ग्रेविटेशन का एक चैप्टर आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, पढ़ा है? Yes, sir. न्यूटन कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ के नीचे। फिर वो एप्पल उनके सर पे गिरता है, उनको लगता है कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं चली जाती हैं, है ना। फिर पता लगता है अर्थ हैज़ ग्रेटर पावर ऑफ अट्रैक्शन, एनी ऑब्जेक्ट, है ना, वो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो वहाँ से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। ठीक है, अभी बुद्ध जी की बात की थी हमने, तुमने पढ़ा होगा एक कहानी में, हिस्ट्री में, बुद्ध भी तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ से लोग ज्ञान प्राप्त हुआ। पढ़ा ऐसा नहीं? तो पेड़ों के नीचे ऐसा क्या है, कोई न्यूटन हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है, सोचते नहीं कभी ऐसा? पेड़ों के नीचे ऐसा क्या है, कोई न्यूटन बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है। एक मन में ख्याल नहीं आया, हम भी पेड़ के नीचे बैठे देखते हैं। हाँ, बोले हमारे स्कूल में पेड़ ही नहीं है इतना बड़ा, हम बैठे कहाँ। थॉट ये है कि नेचर से सीखो, ये तो मजाक वाली बात थी। थॉट ये है कि एज यू कम क्लोजर टू द नेचर यू लर्न अ लॉट, वट एवर द मैक्सिमम टाइम यू कैन प्ले इन द फील्ड, गो विद दैट। टेक्नोलॉजी ने हमारी परिभाषाएं बदल दी हैं। हमारे टाइम में शाम को हम लोग ढूंढे जाते थे, बच्चे हर घर में 4-5 भाई बहन होते थे ना, सबकी गिनती होती थी, 4 आ गए, 1 कम है। पकड़ के लाओ मोहल्ले से, कहीं खेल रहा होगा मैदान में, पकड़ के लाए जाते थे। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, घर आ जाओ, ये था। आज बच्चों को हम बोलते हैं खेलो, तो क्या खेलते हैं? मोबाइल में गेम, वीडियो पे गेम,
है ना, उनका फील्ड गेम बंद है। इफ यू वांट टू लर्न एक्चुअल लर्निंग फ्रॉम द लाइफ, गो टू द फील्ड, गो नियर टू द नेचर। जितना नेचर के पास जा सकते हो, मैदान में जितना वक्त गुजार सकते हो, जितनी आउटिंग हो सकती है हमेशा जाओ। मैं बच्चों को भेजता हूँ, मेरे पास बच्चे आए थे आउटिंग के लिए, जैसे यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने कहा जाना जरूरी नहीं है, कैंपस से बाहर निकलना जरूरी है। इट डजेंट मैटर कि हम कहाँ गए, मैटर ये करता है कि हम अपने ग्रुप के साथ, अपने बच्चों के साथ बाहर गए, किसी कंपनी में लर्निंग होती है, ये लाइफ टाइम याद रहती है। मैं बच्चों को ले गया था 2000 के आसपास, अभी कम परसेंट बच्चे से बात हुई, तो उसने कहा सर 2000 में हम लोग नैनीताल गए थे आपके साथ। मैंने कहा अच्छा सर, वहाँ पे मैं ये किया था, मुझे याद भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं याद है। बच्चों को सारा याद रहता है। अब वो बच्चे क्या, जो भाई 14 साल का बच्चा होगा 2000 में, आज वो कितना हो गया, 40 साल का हो गया, है ना लगभग। तो बड़े बच्चे हैं, उनके बच्चे आ गए क्लास में, लेकिन उनको सारी बातें याद रहती हैं। दैट आई वांट टू से। तो पिकनिक्स, आउटिंग बहुत पॉजिटिव होती है आपके लिए लाइफ में हमेशा, जब कोई मौका मिले। जब बड़े हो जाना, स्कूल नहीं ले जाए, अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना के घूमने जाना, लेकिन बाहर जरूर जाना, घूमना जरूर, निकलना जरूर क्लासरूम से बाहर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो हम लोग बात कर रहे थे कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस यहाँ से शुरू होते हैं। क्लास 9 इज द मेन स्टेज ऑफ लर्निंग। लर्निंग में क्या आया, न्यूटन आया। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशन सिखा दिया। फिर मैंने ऐसे ही मजाक वाली बात की कि ऐसा फ्रेंडों में क्या है कि कोई न्यूटन बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है, लर्न फ्रॉम द नेचर। जितना सीख सकते हैं हम नेचर से सीखें, नेचर के नजदीक जाएं, तो हमें बेहतर चीजें मिलेंगी, हमारा पर्सनालिटी, हमारा सोच बहुत बेहतर बनेगा। ठीक है, जैसे बच्चों को नहीं पता है, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षाविद हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हुए हैं हमारे अपने देश में। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता है, हम लोग सिर्फ कन्वेंट एजुकेशन में है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? Yes, sir. उनकी फेमस बुक कौन सी है? गीतांजलि। किस भाषा में लिखी गई थी? बांग्ला में। उनका सारा लिटरेचर बांग्ला में है, जिसका इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद हुआ है। वो एक बहुत अच्छे शिक्षाविद थे। उन्होंने कलकत्ता में एक स्कूल खोला था, एक ऑर्गेनाइजेशन खोला था, शांति निकेतन के नाम से। ठीक है, कभी कलकत्ता जाना हो, देख के आओ, घूम के आओ। उस शांति निकेतन में अच्छी बात क्या है, वहाँ क्लासरूम नहीं है। हाँ, बच्चे शॉक्ड हो गए एकदम से। हाँ, फिर क्लासरूम नहीं, पढ़ाई कैसे होती है? पेड़ के नीचे। गुरुकुल। हाँ, तो उन्होंने कहा कि क्लासरूम की जरूरत नहीं है हमें, नेचर के पास जाएं, उससे सीखें जितना सीख सकते हैं। उनका सारा ज्ञान इसी तरह का है। कभी गुरुकुल के बारे में पढ़ें, शांति निकेतन के बारे में पढ़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। उनका लिटरेचर पढ़ें, टैगोर जी का, बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में। क्लास 9 में आके पता लगता है हमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास 9 में आके हमें पता लगता है एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स आल्सो टेंड्स टू इंक्रीज। अब हमसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। अब हमसे कहा जाता है कि तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, अब हमसे कहा जाता है कि तुम ये बन सकते हो। ऐसी अपेक्षाएं पहले नहीं थी क्लास 6, 7, 8 बच्चों से। क्लास 9 इट्स जस्ट बिगिनिंग पॉइंट, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। एक बात मैं और कह दूं, यहाँ बात आ रही है, मैं बात कर लूँ। जैसे क्लास 11th में जाके आपको अपने सब्जेक्ट चुनने होंगे। क्लास 10 तक सीबीएसई आपको 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी पढ़ाता है और एक 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता है, जो हमने आईटी ले रखा है। क्लास 11th में जाके जब आप सब्जेक्ट चुनते हो ना, तो आप सब्जेक्ट नहीं चुनते हो, आप अपना कमिंग लाइफ स्टाइल चुनते हो। अगर कोई बच्चा है सोच रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सर्जन बनना है, मुझे डॉक्टरेट करनी है, एमडी बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो अपने लाइफ स्टाइल को प्रिज्यूम कर रहा है वो। यहाँ से 20 साल बाद मैं क्या लाइफ जीऊंगा, मेरे पास एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, बड़ा सा अस्पताल होगा, मैं बैठूंगा उसमें। और कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे पीसीएम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस पढ़नी है,
तो अपने आप को IT सेक्टर से MNC से जोड़ रहा है वो, आई विल गेट ए गुड सैलरी फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, आई विल गेट ए गुड हाउस इन एनी स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, मेरे पास अच्छी कार होगी, अच्छा घर होगा, अच्छा लिविंग होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने सब्जेक्ट मत चुनो, और सब्जेक्ट कभी इस बात में मत चुनना कि वो मेरी ये सहेली है, इसने बायो ली हुई है तो मुझे बायो पढ़नी है। ये चूजिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हम सब जो एक साथ यात्रा करते हैं ना, मान लो हमें यहाँ से दिल्ली जाना है या लखनऊ जाना है यहाँ से बस से, हम बस में बैठेंगे अपने शहर से, कुछ लोग अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे, कुछ लोग उससे अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे, कुछ लोग अयोध्या में उतर जाएंगे, है ना। बहुत कम लोग हमारे साथ लखनऊ तक पहुँचेंगे। तो ये जीवन की यात्रा है। लास्ट टाइम हमारा इतना बड़ा बैच है, कुछ बच्चे हमारे 11th में छूट जाएंगे, कुछ ग्रेजुएशन में छूट जाएंगे, कुछ आगे मिलेंगे हमें। तो सिर्फ पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से हम सब्जेक्ट ना चुने। किस आधार पे चुने कि मेरा एरिया ऑफ कोर इंटरेस्ट क्या है, कि मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है ना तो मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। जिस कार्य को करने से आप आनंदित होते हो, आपका अंदर से बिल्कुल रोम रोम ताजा हो जाए, मजा आ जाए काम करने में, वो काम करना चाहिए। और मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है और मेरा दोस्त बायो ले रहा है तो मेरे बायो लेने का कोई औचित्य नहीं है, मुझे मैथ्स ही पढ़नी चाहिए। ठीक है। गलतियां हम बड़ी खूबसूरत सी करते हैं जीवन में, गलतियां हम बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। क्लास 11th में एक बच्चे ने बायो इसलिए ले ली क्योंकि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने बायो ली हुई थी। तो ये गलतियां नहीं करनी होती जीवन में। वो 2 साल तक ही साथ रहने वाला है और करियर खराब हो जाएगा पूरा लाइफ टाइम का। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी होती हैं जीवन में। अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना होता है, उनकी वजह से अपने लाइफ डिसीजंस नहीं चेंज करने होते हैं। तो जो लोग बायो वाले नहीं है वो भी स्कूल में पढ़ेंगे, रिसर्च में मिलेंगे ना, सुबह मिलेंगे, इंटरवल में मिलेंगे, छुट्टी के टाइम भी मिलेंगे, मिल लो उस समय, अपनी दोस्ती कर लो, क्या इशू है। लेकिन उनकी वजह से अपना करियर ही खराब कर लें वो तो अच्छी बात नहीं है। क्लियर है थॉट? तो जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट चुने। आपके क्लास 11 के सब्जेक्ट आपके सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, वहां पर कमिंग लाइफ स्टाइल है जो आप जीवन जीने वाले हैं। ठीक है। ये तो बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने प्रॉब्लम्स की। अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो सॉल्यूशन तो एक ये है कि स्टूडेंट मस्ट मास्टर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ये बच्चों के साथ ही होता है, उनको जिस दिन मैथ्स में काम मिल रहा है 3 घंटे उन्होंने मैथ्स कर लिया, जिस दिन उन्होंने सोशल में काम दे दिया 4 घंटे बैठ के सोशल पढ़ लिया। ये अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं है। एक बहुत अच्छा ओरिजिनल सा थॉट है एजुकेशन का। 2 बातें होती है एजुकेशन में, एक आपका सिलेबस कंप्लीशन होता है और एक आपकी सेल्फ स्टडी होती है। इन दोनों बातों को बहुत जल्दी से समझो। जब आप स्कूल से घर जाते हो और टीचर द्वारा दिया गया सारा होमवर्क कंप्लीट करते हो या जो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं वो कंप्लीट करते हो, तो दैट इज सिंपली कंप्लीशन ऑफ वर्क, नॉट सेल्फ स्टडी। और थॉट ये है कि जिस क्लास में आप पढ़ते हैं डिवाइड दैट बाय 2। जिस क्लास में भी आप पढ़ते हो डिवाइड बाय 2, इतने घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो भाई 9th क्लास में पढ़ते हो 4.5 घंटे आपको घर पे अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब वो 4.5 घंटे आएंगे कहाँ से? हमारी तो जान लगती है मोबाइल में, मैसेज आया टंग, हमें फट से देखा, है ना। हमें तो आग लग जाती है हमारा तो, बस ये टिंग बोले बस मैं फट से देखता हूँ किसका मैसेज आया वो, फिर सोचता हूँ देख लूँ जरा, फिर रील देखने लगता हूँ, फिर वो 2 घंटे कब चले जाते हैं, फिर लगता अरे टाइम हो गया, तो सब टाइम गया। तो रील एक नया नशा है। हमारे समय बताते थे टीचर, समझाते थे हम लोगों को, देखो बेटा गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खानी चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये नशा होता है। अब हम लोग नहीं बताते बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पता है ये सब नशा नहीं होता है, असली नशा रील है, द मैक्सिमम टाइम किलर। आपका 2 घंटे कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल सही बात, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? ठीक। तो मेरा पॉइंट यही है कि 4.5 घंटे पढ़ने का टाइम कहाँ से आएगा? तो एक तो मोबाइल टिंग से बचो। एक बात अच्छे से दिमाग में नोट कर लो कि जो मैसेज आ गया ना, मोबाइल से निकल के भागेगा नहीं। ठीक है? जो मैसेज मोबाइल में किसी ने भेज दिया है वो निकल के भागेगा नहीं उसमें से, कि नहीं थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जा चुका होगा, निकल चुका होगा, ऐसा नहीं होता ना।
फिक्स योर टाइम। मैं कभी नहीं अपने बच्चों को बोलता, मैं इकलौता प्रिंसिपल हूँ। सारे सेमिनार्स में बच्चों के साथ जब बातें करता हूँ, कभी मैंने किसी बच्चे को नहीं बोला तुम सोशल मीडिया से हट जाओ, नहीं। प्रिंसिपल्स मना करते हैं, अकाउंट डिलीट करवा देते हैं बहुत सारे स्कूलों में।